हफ्ते का आखिरी दिन और भारतीय बाजारों ने 4 दिनों से बनाए हैं नए रिकॉर्ड। क्या आखिरी दिन भी नए रिकॉर्ड बनेंगे दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर? यह है आज का फोकस और साथ ही अगले हफ्ते की क्या करें तैयारी। आइए तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में आपने रिकॉर्ड्स आते हुए देखे हैं, स्टिमुलस की आशा है और साथ ही भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन बन रहा है। काफ़ी सारी अहम चीज़ें हैं हमारे रेडार पर, जल्दी से आपको उसके बारे में बता देते हैं और फिर आज की एक्शन की शुरुआत करते हैं। 150 अंकों का उछाल डाउ पर, 100 अंकों से ज़्यादा नैस्डैक ऊपर, रिकॉर्ड तेजी यूएस बाजारों में कायम, स्टिमुलस आने की उम्मीद। टीसीएस 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक खुलेगा आज से और आईटी कंपनीज के लिए भी अच्छी खबरें आ रही हैं। चर्चा करेंगे इस पर अनिल जी के साथ। एफएनओ कारोबार में आप 3 नए शेयर्स की एंट्री देखने वाले हैं अगली सीरीज। जनवरी में 3 स्टॉक्स होंगे एफएनओ का हिस्सा, उनके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही इकोनॉमी में रिवाइवल के साफ संकेत, और ये आ रहा है भारतीय वित्त मंत्री से। तो नजर है इकोनॉमी पर, नजर है मार्केट्स पर, नजर है ढेर सारे स्टॉक्स पर। अनिल जी, एक्शन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से सर, नए रिकॉर्ड अमेरिकी मार्केट्स में, तीनों इंडिसेस पर अच्छा उछाल, और अब तो वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है कि लोगों ने तो मान ही लिया है कि स्टिमुलस आने वाला है। क्या सच में ऐसा ही मानकर चलें सर, और इसका बाजारों का जो इंतजार था वो अब फाइनली खत्म होता हुआ दिखेगा? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दीप की स्टिमुलस आने वाला है, और बस सवाल ये कि कब और कितना आता है। कितना आता है उस पर भी कमोबेश आम राय है ही, कब आता है वही वाला सवाल है। उम्मीद है कि आज जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो सोमवार से अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ सकती। तो कहीं न कहीं राहत पैकेज और साथ ही उनको खर्चों के लिए जो अप्रूवल चाहिए उस पर शायद मुहर लगती हुई नजर आए। अगर देखिए ये चिंता की इतनी बड़ी बात होती तो डाउ फिर से रिकॉर्ड हाइस पर बंद नहीं होते, नहीं नैस्डैक में इतनी बढ़िया तेजी नजर आती। तो कुल मिलाकर अमेरिकी बाजार इन चिंताओं से आगे बढ़कर अब पूरी तरह से आपको देखने की मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। सिंपल चीज यही है कि बाजारों को ये पता है, और जिस तरह से कल बेरोजगारी के आंकड़े फिर से बढ़कर आए तो अब स्टिमुलस की और उम्मीद बढ़ गई है कि अच्छा और बड़ा आएगा। और साथ ही कमेंट्री इस तरह की आएगी कि चलिए जब तक जरूरत है तब तक आपको राहत पैकेज मिलते रहेंगे, साइज बढ़ती रहेगी, और यही शायद बाजारों को पसंद है लिक्विडिटी के लिहाज से। तो मुझे लगता है ग्लोबल सेटअप परफेक्ट है। कल भारतीय बाजार जब बंद हुए तब भी डाउ फ्यूचर्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और मजबूती के साथ बंद भी होते हुए नजर आए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ग्लोबल सेटअप में दिक्कत वाली बात है, और जो स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद है वो भी पूरे होने वाली है। फाइजर के साथ साथ अब मॉडर्ना भी अपनी वैक्सीन बांटने के लिए तैयार है। तो दोनों ही चीजें मिल रही है, पैसा भी और दवा भी। तो उसके बाद क्या दिक्कत है? जब पैसा और दवा दोनों आपके हाथ में हो तो फिर आप हेल्थ और वेल्थ दोनों एंजॉय कीजिए। जी, और हेल्थ और वेल्थ के साथ साथ ये जो भरपूर मार्केट एक्शन है सर, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। आज के सेटअप की तो बात करेंगे सर, पर एक ब्रॉडर व्यू मार्केट्स पर, क्योंकि आखिरी 2 हफ्ते आ रहे हैं, वो जो मिड मंथ से लोगों को करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी वो तो आकर चला भी गया, पर एक जो क्यू हमारा रहता है, हर हफ्ते एक डिप तो दिखती है। इस हफ्ते वो देखने को नहीं मिला है, तो क्या एक डर है कि वीकेंड से पहले एक डिप भारतीय बाजार आज दिखा सकते हैं? डर से ज्यादा उम्मीद है दीप कि एक डिप मिल जाए। डर किसको है? मुझे तो नहीं लगता कि तेजी करने वालों को डर है। हाँ, अगर तेजी करने वालों ने जरूरत से ज्यादा स्टॉक्स में और जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में पोजीशन बना रखी है तो उनके लिए दिक्कत है कि 50, 75, 100 पॉइंट निफ्टी सरक भी जाए तो वो देख नहीं सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई डर और दिक्कत वाली बात है। लेकिन हाँ, इस हफ्ते चारों दिन कोई मीनिंगफुल करेक्शन इंट्राडे में भी नहीं दिखा, हल्का फुल्का आया है। हर रोज एक अच्छा एंट्री लेवल दिया है निफ्टी ने। उस लिहाज से डेफिनेटली आप उम्मीद कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन तो थोड़ा बहुत करेक्शन मिले जहां पर बाजार हल्के हों और उन अच्छे लेवल से फिर से आपको खरीदारी का मौका मिले और फिर से तेजी बनती हुई दिखे। वो दिन क्या आज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। और लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना ये कि बजाय इसके कि करेक्शन के लिहाज से, करेक्शन के इंतजार के लिहाज से आप शॉर्ट करने का सोचें। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं, आपको पता है कि डायरेक्शन और ट्रेंड तेजी की तरफ है। आप डे ट्रेडर हैं तो फिर आपको उस गिरावट का इंतजार करना है और वहां से फिर से खरीदारी करनी है। देखिए, कोई भी फैक्टर अभी इस वक्त दीप ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि बाजार में मीनिंगफुल करेक्शन आना है। अब अगर आप 100 पॉइंट, 75 पॉइंट, 150 पॉइंट के करेक्शन को बड़ा करेक्शन मानते हैं तब तो एक अलग बात है। लेकिन एक साइजेबल करेक्शन जिसे आप कम से कम 2 से 3% का करेक्शन हो और उसे माने कि हाँ वाकई में बाजार हल्के हो रहे हैं, वैसे संकेत तो कम है। सिर्फ एक संकेत है जो कह रहा है कि बाजार में करेक्शन आने की तैयारी में, हल्का वाला, बड़ा मीनिंगफुल नहीं, हल्का वाला। सिर्फ एक संकेत है आज, और वो है
पुट कॉल रेशियो जो बढ़कर 1.89 पर। देखिए कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी हो गई, राइट। और अब ये जो एक्सपायरी वाला हफ्ता है दीप, एक दिन नहीं, शुक्रवार को छुट्टी है, तो ये हफ्ता तो पूरा है। फाइनल जो मंथली एक्सपायरी होगी तो 25 दिसंबर की जो बाजार बंद रहेंगे क्रिसमस की वजह से, तो अगर मंथली एक्सपायरी के लिए आपके पास एक दिन कम होगा। लेकिन इस हफ्ते में जो आज हमने शुरुआत की है तो वो बहुत हायर पुट कॉल रेशियो पर की है। 1.89 का पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरबॉट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपको साफ इशारा कर रहा है कि गैप से अगर बाजार खुलते हैं, अच्छी मजबूती के साथ खुलते हैं, तो आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके डिप का इंतजार करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक डिप आपको दिन के दौरान मिलेगा और वहां पर आपको फिर एंट्री करें। क्या इस डिप को अंदाज लगाकर शॉर्ट करना चाहिए? अगर आप बहुत स्किल ट्रेडर हैं, टीवी स्क्रीन या ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने रहते हैं, पोजीशंस में छोटे मुनाफे के साथ घूमना जानते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, तब तो ठीक। और अगर ये क्वालिटीज आप में नहीं है तो फिर दिमाग न लगाएं, फिर सिंपल चीजें, करेक्शन आने दें, करेक्शन आने के बाद फिर से खरीदारी के मौके बनेंगे। बस एक ही चीज है, उतना ही खाएं जितना पचा पाएं। अगर उससे कम खाएंगे तो और भी बेहतर, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। दिक्कत एक ही है, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा क्वांटिटी और कैपेसिटी से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स कर लेंगे, चाहे वो कैश के हो या फ्यूचर्स के, तो आप थोड़े से करेक्शन में हड़बड़ा सकते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है, फायदा उठाना है, बस इतना ध्यान में रखें। तो डेफिनेटली एक ही संकेत ऐसा है आज बाजार में जो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ हल्की होने की इशारा कर रहा है। अदरवाइज तो सेटअप परफेक्ट है दीप, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी परफेक्ट है, थोड़ा कॉशन रखना जरूरी है ओवरहीटेड मार्केट में, बट अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। अनिल जी, क्योंकि आपने खाने पीने और पचाने की बात करी, बर्गर, बिस्किट और बिरयानी इस हफ्ते की जो डोमिनेंट थीम रही है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। ऐसे खरीदारी हो रही है इन शेयर्स में या आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हो रहा है जैसे दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा? एब्सोल्युटली, ये मार्केट की खूबी और खासियत है दीप। देखिए सुबह सुबह कल बर्गर किंग सबको सर्किट लगाकर लेना था, और नीचे के सर्किट पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ये फंडामेंटल नहीं है, न ये लिक्विडिटी है, ये है सेंटिमेंट। ऊपर बढ़ते बाजार में सबको खरीदना है और हल्की सी गिरावट आई, सर्किट पर सब लाइन लगाकर खरीदेंगे और सर्किट खुलते ही सबको स्टॉप लॉस लगाकर बेच देना है अपनी तेजी की पोजीशन। और इसीलिए मैं सुबह भी कल आपने जब पूछा तो मैं यही कह रहा था कि बहुत हो गया भाई, 60 रुपए वाला आपका 3 गुना हो गया शेयर, अब क्या मतलब जान लोगे आप। और दूसरी बात यह कि अगर फिर भी आपको लगता है कि और तेजी और आगे का रुख बनेगा, तो ये आपके लिए सिंपल फॉर्मूला जो हम बार बार कहते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। आपको ऊपर के 10 रुपए छोड़ देने हैं बर्गर किंग में, और अगर आपने वही किया तो आपकी कल एग्जिट भी बहुत अच्छी हुई। देखिए अल्टीमेटली वैल्यूशंस, आउटलुक, ये सब अपनी जगह है दीप, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई है, और डिमांड स्टॉक की ज़्यादा है, आपके पास पैसा है, आइडियाज़ कम है, तो फिर वही होता है जो बर्गर किंग में दिखता है। तो 200 रुपए के ऊपर के भाव जस्टिफाइड नहीं है, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। सी क्या होता है दीप, थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि मतलब कोई भी स्टॉक बढ़ता ही रहेगा, मार्केट बढ़ता ही रहेगा, कहीं न कहीं तो वैल्यूशन वाला गेम आता है। देखिए हम मेजिस्को की भी बात कर रहे थे, अल्टीमेटली आप किसी भी दाम पर खरीद कर पैसा बनाएंगे ऐसा नहीं। बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी है बर्गर किंग, कंपनी में कोई समस्या नहीं, मेजिस्को कंपनी में कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप अच्छा शेयर अच्छे दाम पर खरीदेंगे तो वेल्थ बनेगी। अच्छा शेयर खराब दाम पर यानी कि ऊपर खरीद लेंगे तो इंतजार करेंगे, पैसा बन जाएगा। और खराब शेयर खराब दाम में यानी कि खराब शेयर को बहुत ऊपर के दाम में खरीद लेंगे तो फिर आपकी वेल्थ तहस नहस होना एकदम निश्चित है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपकी एंट्री और एग्जिट अच्छे शेयरों में भी कब होनी चाहिए। भले लोग कहें कि बाजार में टाइमिंग की कोई वैल्यू नहीं, टाइम दे, टाइमिंग ना करें, लेकिन जब बाजार में एक्सुबरेंस होता है इस तरह का, मतलब यूफोरिया जिसको कहें कि भाई कल नहीं मिलेगा, आज आखिरी दिन है खरीदने का, तब आपको थोड़ा सेंसिबल सोचना जरूरी है कि चलिए कोई बात नहीं, मैं 60 में नहीं ले पाया, पहले दिन नहीं ले पाया, अब क्या है, ऐसा थोड़ी कि मैं 200 सवा 200 में लूंगा। और सेम सिचुएशन जुबिलेंट फूड के साथ भी है। ठीक है दीप, ऐसा थोड़ी कि बर्गर किंग महंगा हो गया इसलिए जुबिलेंट भी महंगा होना चाहिए। तो मेरा मानना बहुत क्लियर कट है कि महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स पर सावधान रहें, और स्पेशली इसलिए भी कि अगर करेक्शन आया तो सबसे पहले आपको ये 100, 150, 200 के पी मल्टीपल वाले स्टॉक अचानक से महंगे लगने लगेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे 9:15 बजे आपको बर्गर किंग सस्ता लग रहा था और 3:30 बजे महंगा। जी दीप। तो जैसा कि अनिल जी आपको बता रहे हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड करें, थोड़ा कॉशन रखना जरूरी है इस बाजार में, और दोनों तरफ के मूवमेंट आएंगे जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। कई सारी और चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है, वो भी करेंगे अनिल जी के साथ। पर सर आज के फिर ट्रेड सेटअप की बात करते हैं, आज के संकेत क्या बता रहे हैं? जी
दीप संकेत अच्छे हैं, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं मैं, एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव हैं। कहने का मतलब है कि कल और आज के संकेतों में कोई बदलाव नहीं। एफएनओ के संकेत नेगेटिव हैं, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव हैं। लेवल्स जोन 13,675 13,700, देखिए किस तरह से निफ्टी का सपोर्ट जोन इमीडिएटली डे सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ आ गया। तो 13,670 75 एकदम इमीडिएटली मजबूत सपोर्ट है। तो आपको कमजोरी फील करनी है अगर आप 13,670 75 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक ऐसा नहीं होता, यानी कि कल के लोज जब तक नहीं टूटते तब तक तो आपको निश्चिंत होकर तेजी में रहना है। पहला संकेत बाजार में कमजोरी का, वो भी दिन के दौरान वाला है। ऐसा नहीं कि कमजोरी मतलब आप ज्यादा फील करने लगे, सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिहाज से कमजोरी का पहला संकेत दीप मिलेगा आपको अगर आप 13,670 कल के लोज के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो। ओके, और ऊपर की तरफ अगर आपको सिंपल चीज है कि मतलब अगर इसके नीचे गए तो फिर आपके लिए जो लेवल बनेगा 13,550 13,600 का बनेगा, वहां पर आपको अगला मजबूत सपोर्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? 13,800 13,850 फिलहाल मैं इसके ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा हूं, और ये वो रेंज है जहां पर आता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एकमात्र कारण जो मैंने आपको बोला है वो है मेरा बढ़ता हुआ पुट कॉल रेशियो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कल के हाईज 13,775 से भी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल से लेनी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपर के स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करें, ये ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि थोड़ा बाजार जरूरत से ज्यादा भाग चुके हैं। इस हफ्ते आपको एक कोई भी ढंग का करेक्शन मिला नहीं है, तो ये आपके लिए ऊपर निफ्टी के जोन हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी 30,500 30,600, ये बैंक निफ्टी के लिए डे ट्रेडर्स के लिए आज से सपोर्ट जोन है। कमजोरी का पहला संकेत आपको तब मिलेगा जब आप 30,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। इसके नीचे 30,200 30,300 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, ये ध्यान में रखें। ऊपरी स्तरों पर 30,950 31,050 ये रुकावट की रेंज है। अगर गलती से इसे पार किया तो 31,175 31,300 ये आपके लिए हायर रेंज होगी। दीप आपको याद होगा कल भी हम जब क्लोजिंग वाले शो में बात कर रहे थे कि डेटा के लिहाज से कि 13,750 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हुई। और 31,000 के ऊपर 31,900 के 30,900 31,000 के ऊपर आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं देखेंगे, एग्जैक्टली 30,850 के आसपास हुई। तो डेटा बहुत क्लियर कट संकेत दे रहे हैं 31,000 और 31,000 को पार करना बैंक निफ्टी के लिए अब भी चुनौती है, मुश्किल काम है। 13,800 के पार निकलकर टिक पाना निफ्टी के लिए आज चुनौती रहेगी, वो भी आसान काम नहीं है। और वो इसलिए दीप सिंपल एक ही रीजन है, मैं वायदा कारोबार के डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं और मुझे पुट कॉल रेशियो 1.89 ये कंफर्ट नहीं दे रहा। तो आज गैप मिलेगा तो गैप मिलने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग या हल्की फुल्की बिकवाली भी करनी चाहिए, ये ध्यान में जरूर रखें। जी दीप। बिल्कुल, तो गैप अगर मिले तो फिर मुनाफा वसूली करना भी जरूरी रहेगा आज के बाजार में। सर, तो फिर जो दिन की रेंजेस हैं वो क्या निकल कर आ रही हैं, वहां पर क्या नजर रखनी पड़ेगी? 13,700 13,800 आपकी दिन की छोटी रेंज है, ठीक है। 13,675 13,825 दिन की मीडियम रेंज है और 13,600 से लेके 13,850 ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ 13,550 हो सकता है। फिलहाल आप 13,600 13,850 की रेंज को मानकर चलें, यानी कि ऊपर की तरफ 100 पॉइंट है, नीचे की तरफ 150 पॉइंट है। ये आपके लिए निफ्टी की रेंज हो गई दीप। बैंक निफ्टी 30,625 30,950 ये दिन की छोटी रेंज है, 30,500 31,050 दिन की मीडियम रेंज है और 30,325 30,350 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है और 31,200 आपके ऊपर की रेंज हो गई, ये ध्यान में रखिए। अब कुछ और डेटा की बात कर लें। एफआईज की तरफ से कल के सेशन में लाइफ टाइम हाई पर बंद होने के बावजूद इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटी है, 73% से 4% घटकर 69% के आसपास आई है, 69%। तो पीसीआर के बाद ये दूसरा एक ट्रिगर है जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। एफआईज ने अपनी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटाई है, पीसीआर ओवरबॉट है, ये तो मैं कह ही चुका हूं आपको। विक्स अनचेंज है, यहां पर कोई खास बदलाव हुआ नहीं। जी दीप। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो बता रहे हैं कि शायद थोड़ा कॉशियस रहना आज के लिए जरूरी होगा। तो फिर इस लिहाज से देखें तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस में क्या करना चाहिए सर? एग्जिस्टिंग पोजीशन में देखिए स्टॉप लॉस रखिए दीप 13,550 का,
क्लोजिंग बेसिस पर, और इंट्राडे बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होगा 13,670 का। कल के लोस को तोड़े तो उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को रिव्यू कर लीजिए डे ट्रेडर के तौर पर, और उसका रीजन भी बता दूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। 13,675 13,670 तोड़ने के बाद डीप सपोर्ट कहीं आसपास है नहीं, सीधा सपोर्ट आपका 13,600 13,625 की रेंज में आता है, और तब इसका मतलब ये कि आप ऊपरी स्तर से 125-150 पॉइंट की क्या रिस्क लेने को तैयार हैं। और स्पेशली जब अगर एसजीएक्स निफ्टी आपको मजबूती के संकेत दे रहा है, उसके हिसाब से आप गैप से ऊपर खुल गए, तो फिर क्या आप 150 पॉइंट की कमजोरी झेलने को तैयार है, क्योंकि 13,670 13,675 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डे ट्रेडर का होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टॉप लॉस के लिहाज से। दूसरा, बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस सिंपल एक ही है, 30,500। अगर जिसको कम रिस्क रखनी है आप 30,700 का रख सकते हैं, 30,600 का रख सकते हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। एक और चीज मैं बहुत साफ साफ आपको बता देना चाहता हूं, और वो ये है, कमजोरी आई तो कमजोरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से होगी। बैंक निफ्टी ने कल भी कमजोरी के संकेत दिए थे, लाल निशान में फिसला भी, काफी देर वक्त भी बिताया और वापस रिकवर हुआ। तो आपको जब भी मन करे कि मुझे शॉर्ट करना है या मुझे बेचना है या मुझे हल्का होना है, तो आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर फोकस करना है। लॉन्ग करने का मन करे, निफ्टी पर फोकस करना है, क्योंकि निफ्टी में बचाने के लिए आज आईटी आ जाएगा, कुछ और स्टॉक्स या कुछ एफएमसीजी टाइप के स्टॉक्स आ जाएंगे। आईटी के लिए बढ़िया दिन है, लेकिन अगर गिरना है तो गिरने की लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग शेयरों से आएगी, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और इसलिए आज से 30,500 का स्टॉप लॉस बुकिश है। अगर आपको रिस्क कम रखनी है, आप 30,750 रख सकते हैं, 30,700 रख सकते हैं, 30,600, अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लेकिन करें जरूर। और स्पेशली अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग है तो जरूर मेंटेन करें स्टॉप लॉस, और क्योंकि 31,000 पार करने में बड़ा पसीना आ रहा है, तो ये ध्यान में जरूर रखना है आपको। अब आइए शॉर्ट पोजिशन के लिए। मैं आज शॉर्ट पे दीप है ना, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूं, वो इसलिए कि ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, क्योंकि आज मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट ज़्यादा हूं कि ये लेवल्स पार नहीं होंगे, और वो है 13,850। 13,800 हो सकता है एक बार छूने की कोशिश करें, लेकिन मेरा ये मानना है 13,800 भी पार करना अपने आप में चुनौती होगा निफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी 13,850 बेहद सेफ स्टॉप लॉस है जो ट्रिगर नहीं होगा। बैंक निफ्टी के लिए 31,050 ये सेफ स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, जिस पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग लेवल्स पर ध्यान रखना, और बैंक निफ्टी पर थोड़ा कॉशियस रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर नई पोजीशंस कैसे बनाए सर आज? डीप खरीदना है निफ्टी 13,600 के स्टॉप लॉस के साथ। अब एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या 13,700 होगा, 13,675 होगा, या थोड़ा और इंतजार करके जितना नीचे हम खरीद पाए उतना बेहतर। ये खुलने के बाद मार्केट का मूड माहौल और 9:08 पर मैं आपको बता दूंगा, पॉइंट नंबर 1। लेकिन टारगेट 13,775, 800, 825 और 850 मैक्सिमम। इस वक्त मैं 13,850 के ऊपर की अपसाइड नहीं देख रहा, वहां पर रुकना चाहिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी 13,825, 13,875, इनफैक्ट 13,775 से आप सोचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 13,825, 13,875 परफेक्ट रेंज है जहां पर शॉर्ट कीजिए आराम से। 13,900 का स्टॉप लॉस होगा, 13,775 और 13,700, 13,675, इन 3 टारगेट के लिए निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। जी दीप। तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने के लिए किस तरह से एक्शन रखना है। सर, आपने आज कुछ सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई करे हैं जो फोकस में रहने वाले, कौन से हैं ये और किस बेसिस पर मूव करेंगे? जी दीप, मैं सेक्टर्स बताऊं उससे पहले बैंक निफ्टी की पोजीशन बताना रह गया। मैं बैंक निफ्टी पे नई पोजीशन बता दूं, 30,500 30,600 की रेंज में आप चांस ले सकते हैं खरीदने का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 30,400 होगा। 30,750, 30,850, 925, 31,000, 31,050, 31,175, ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन 30,500, 30,650 की 30,600 की रेंज में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 30,925 तक के टारगेट भी आपके लिए काफ़ी होंगे। अब आइए बैंक निफ्टी जो बेचना चाहते हैं, 31,175, 31,300 ये परफेक्ट रेंज है जहां पर शॉर्ट करना चाहिए। 31,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 31,050, 30,950, 30,850 और 750 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको इस रेंज में शॉर्ट करना चाहिए। 31,175, 31,300, लेकिन आपको मुझे दोनों को पता है कि वो लेवल मिलना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो कल के हाइस के आसपास से ही शॉर्ट कर सकते हैं। 30,925, 950 से लेकर 31,050 ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की जगह है। 31,200 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 30,850, 750,
30,730, 625 और 30,525 ये तमाम वो टारगेट्स होंगे जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। और जो सेक्टर्स की बात की, आईटी और डिफेंस, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो मजबूत रहेंगे। आईटी के लिए एक्सेंचर की गाइडलाइंस की जो खबर आई है और जो रिजल्ट्स आए मजबूत है। डिफेंस के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 27,000 करोड़ के इनके एक्विजिशंस को मंजूरी दे दी है, ऑर्डर दिए मेड इन इंडिया वाले। ये दोनों ही खबरें इनके लिए काम की है आपके लिए। तो ये आपके लिए सेक्टर्स भी हो गए। जी दीप। और अनिल जी, ये जो टीसीएस का बायबैक खुल रहा है सर, क्या इसका भी कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा? क्योंकि बड़ा बायबैक है, सबसे दिग्गज कंपनी का है, तो क्या इस पर भी सेंटिमेंट का कुछ असर होगा? हाँ दीप, लेकिन ये ऐसा नहीं कि जो किसी को पता नहीं है, खाली ये कि बायबैक है तो ठीक है। जिन लोगों को अब देखना है कि मार्केट प्राइस और बाकी क्या होता है कि लेकिन देखिए 3,000 का बायबैक है। अब बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी कम है। मुझे लगता है दो काम कर सकते हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो फिर कोई दिमाग ना लगाएं, रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो एक बार बायबैक में दे दें, लेकिन रिस्क एक ही है कि बायबैक में देने के बाद जब तक वापस शेयर आए तब तक अगर थोड़ा भाव नीचे आ गया तो, करेक्शन आ गया तो बेहतर ये है कि आप अपने इस स्टॉक को पड़ा रहने दें। अगर आपको इस, और दूसरा ये कि अगर आप जब मार्केट में बेचते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है एसटीटी की वजह से, बायबैक में देते तो वो बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ सकती है। तो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके फिर आप सोचें कि आपको बायबैक में देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई ऐसा बायबैक में बड़ा आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पास अगर स्टॉक है होल्ड कर लीजिए। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच रहे हैं 2-3 साल के हिसाब से, तब तो आप बायबैक में दे दीजिए, ताकि बची हुई क्वांटिटी आपकी कभी भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना एक्सेप्ट होगा हो जाएगा, बाकी स्टॉक आपको वापस मिल जाएगा। तो अपनी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करें। मार्केट प्राइस के लिहाज से बायबैक अब न्यूट्रल हो चुका है इस भाव पर। जी दीप। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी क्लैरिटी है सर की तरफ से। मार्केट प्राइस के हिसाब से न्यूट्रल है। अपनी टैक्स लायबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर, वायदा कारोबार बैन की अपडेट दूं तो अब 3 स्टॉक्स बैन में होने वाले हैं। पीएनबी, कैनरा बैंक जो ऑलरेडी बैन में थे, और उसमें अब एंट्री हो गई है सन टीवी की। पर ये 3 स्टॉक्स बैन में रहेंगे सर। वायदा कारोबार में बदलाव हो रहे हैं। फाइनली कुछ नए स्टॉक्स का एडिशन आते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी, एएमसी, डॉक्टर लाल और साथ ही आरती इंडस्ट्रीज। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट, क्योंकि 3 और स्टॉक्स हैं जो विकल्प रहेंगे वायदा कारोबार के ट्रेड के लिए? दीप, जब लिस्ट आती है तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि अरे भाई बाकी सब ठीक है, क्यों बायबैक में माफ़ कीजिएगा, डेरिवेटिव्स में, एफएनओ में डीमार्ट नहीं आ रहा है। डीमार्ट कब आएगा? तो मेरा सवाल वही कि बाकी सब आ रहे हैं, डीमार्ट कब? तो डीमार्ट आ जाए तो बेहतर है ये आपके लिए। लेकिन ठीक है, 3 स्टॉक आए, उसमें से एचडीएफसी एएमसी तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, उसको तो होना ही चाहिए वायदा कारोबार में। लिस्ट बढ़े बेहतर है, होना चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ेगी, एक्शन बढ़ेगा। तो वायदा कारोबार में 3 स्टॉक आए, अच्छी बात है। बिल्कुल, तो 3 स्टॉक्स आ गए हैं वायदा कारोबार में। नेक्स्ट सीरीज से आपको ये विकल्प रहेंगे। सर, डेटा की अगर बात करें तो जो आप डेटा समझा रहे थे, कैसे देखें एफआई का एक्शन, डीआईएस की तरफ से जो मूव्स आई हैं? देखिए दीप, वैसे तो खरीदारी के आंकड़े हैं एफआईज की तरफ से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर से 2355 करोड़ की खरीदारी कल एफआईज ने की है। लेकिन कल फिर से एक बार एफआईज के खरीदारी के मुकाबले में घरेलू फंड ने थोड़ा ही लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बेचा है, 2494 करोड़ का, 2500 करोड़ का। तो कहीं न कहीं एफआईज की खरीदारी थोड़ी सी कम हो रही है। घरेलू फंड ने अपनी 2500 करोड़ के 2000 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली की रन रेट मेंटेन की हुई है वो मेंटेन करके चल रहे हैं, ये आपके लिए साफ है। बाकी डेटा में देखिए, इंडेक्स में 374 करोड़ की बिकवाली हुई है। कल इंडेक्स में एफआईज ने इंटरेस्टिंगली शॉर्ट्स बनाए हैं दीप, ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कल और परसों 2 दिनों से वो इंडेक्स में थोड़े शॉर्ट बना रहे हैं, और यही वजह कि इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है एफआईज की वो घटकर 73% के आसपास आई है। सॉरी, 73% से घटकर 69%, 4% कम हुई है उनकी लॉन्ग पोजीशन। एक ही है। 360 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी एफएनओ के डेटा में देखिए, वैसे तो सीरीज़ के पहले दिन, हफ्ते की सीरीज़ के पहले दिन डेटा काफ़ी कम मिलते हैं। 13,500, 13,600 दोनों ही पुल लेवल पर पुट में 15-15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 13,700 पर भी 15 लाख शेयर, तो तीनों ही जगह 15-15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो कोई खास ऐसा बड़ा भी नहीं है। ऊपरी स्तरों पर
13,800 पर 13 लाख शेयरों का कोई खास कॉल राइटिंग नहीं है। सीधा जो रुकावट वाला लेवल वैसे दिखता है वो 24 लाख शेयरों का 14,000 पे दिखता है, तो कम है। मेरे लिए एफएनओ में एक ही डेटा डीप इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको शुरुआत में विस्तार से बोल चुका हूं, और वो है पुट कॉल रेशियो 1.89। मुझे नहीं जमता ये 1.89 का पुट कॉल रेशियो, बहुत हायर साइड पर है, और उस लिहाज से ऊपरी स्तरों पर आपको खरीदना नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, बहुत क्लियर कट है। 31,000 के आसपास बैंक निफ्टी, 13,800 13,850 के आसपास निफ्टी। रिस्क बहुत है, रिवॉर्ड कम है। एक हल्का आ जाए करेक्शन, नीचे आ जाए, उसके बाद लेना चाहिए, अभी नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ओवरबॉट संकेत हैं, थोड़ा कॉशन रखना जरूरी है, पर बाय ऑन डिप का ये जो स्ट्रैटेजी है वो अभी भी कायम रहेगी। चलिए फिर आपको बता देते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी नजर। एक बेहतरीन स्टॉक ऑफ द डे रिकमेंडेशन अनिल जी की तरफ से, बताएं सर। दीप देखिए, यहां पर खरीदारी करने के लिए आज से इन्फोसिस, ये है वो स्टॉक जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कल देखिए जिस तरह से एक्सेंचर के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद उन्होंने जो गाइडेंस दिया है और साथ ही आउटलुक बताया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है मुझे लगता है। और आपको याद ही है, हम लगातार इन्फोसिस में मैं 1135 के लेवल से लगातार खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। टारगेट 1200 रुपये के तब से दिए हैं कि ये पोजिशनल कॉल है, ठीक उसी तरह से जैसे आपको वेदांता में पोजिशनल कॉल दिया था। मुझे लगता है इस पोजिशनल कॉल के टारगेट्स आज हासिल होने की तैयारी में हो सकते हैं, तो 1150 का स्टॉप लॉस रखकर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 1175, 1190, 1200 इन टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस में खरीदारी कर सकते हैं। जी दी। ओके, तो इन्फोसिस ये है आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे। खबर भी अच्छी आई है, आईटी सेक्टर के लिए फोकस में रहेगा इन्फोसिस। आइए बताएं आपको और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण, कुशल, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन से, क्योंकि आज सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जारी होने वाला है, तो इस स्टॉक को अपने नजर पर रखें। आईडीबीआई बैंक क्यूआईपी का इशू प्राइस तय करने के लिए बोर्ड बैठक है, और पीएनबी भी क्यूआईपी जो हुआ था उसका इशू प्राइस तय करने के लिए आज बोर्ड की बैठक है। केएनआर कंस्ट्रक्शन इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है, बोनस के ऊपर ये विचार करने वाले हैं, फैसला लेने वाले हैं। पीवीआर पूंजी जुटाने पे बोर्ड बैठक है, तो काफी सारी बोर्ड बैठक है जिसपे नजर रखनी है। फुट्सी की जो रिबैलेंसिंग है वो आज की क्लोज से लागू हो जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी कृषि कानून पर दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे, तो यहाँ भी नजर होनी चाहिए। और प्राइस बैंड में रिवीजन हुआ है हिंदुस्तान कॉपर के, इस पूरे हफ्ते में करीब 40-50% चलने के बाद अब प्राइस बैंड जो है 20% से कम करके इसको 10% कर दिया है। एफएनओ में कुछ नए स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। 1 जनवरी से 3 नए स्टॉक्स को शामिल किया गया है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, एचडीएफसी एएमसी और आरती इंडस्ट्रीज को एफएनओ में शामिल किया गया है। वेक्टर फूड यहाँ पे आईपीओ जो है 199.4 गुना भरा है, यानी कि 199.4 गुना भरा है, 200 से थोड़ा कम रह गया है। इसमें रिटेल का जो हिस्सा है 29.5 सब्सक्रिप्शन मिला है इसको। डिशमन कार्बोजन यहाँ पे प्रमोटर्स जो है वो ओएफएस के जरिए 4.4% हिस्सा जो है उसको बेचने वाले हैं, और अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो अतिरिक्त 4.4% हिस्सा जो है उसको भी बेच सकते हैं। प्राइस जो रखा गया है वो 145.70 का रखा गया है। 18 दिसंबर यानी कि आज ये नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, और 21 दिसंबर को ये दरअसल रिटेल के लिए खुलने वाला है। बीपीसीएल, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सब्सिडरी भारत गैस रिसोर्सेज में बीपीसीएल हिस्सा विलय करना चाहती है, उसके लिए अब बोर्ड की अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। राणे मद्रास, राणे होल्डिंग को अपने नजर पर रखिए, क्योंकि राणे होल्डिंग्स में 235 रुपए 30 पैसे के भाव पे यहाँ पे 25.49 लाख वारंट्स जो है जारी करने को मंजूरी मिल गई है, और यहाँ पे प्रमोटर्स जो है 18 महीने का वक्त दिया जाएगा प्रमोटर्स को यहाँ पे वारंट्स के लिए। तो इसके अलावा आईजैक हेवी इंजीनियरिंग यहाँ पे भी नजर रखिए, क्योंकि ईपीसी के तहत इस कंपनी को 431 करोड़ का नया ऑर्डर जो है वो मिला है। शुगर पावर प्लांट के साथ बॉयलर बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला गया है, तो एक अच्छी खबर इस कंपनी के लिए भी है। ओके, तो बेहतरीन खबर इस कंपनी के लिए, पर ढेर सारे और स्टॉक्स जो कुशल के पास हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले गोदरेज एग्रोवेट पर फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर पाम ऑयल की खेती करने के लिए तेलंगाना सरकार से इनको करीब 28,164 हेक्टेयर की ज़मीन जो है मिलती हुई नजर आई है। साथ ही स्पाइस जेट पर फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर 30 नई घरेलू उड़ानें जो हैं वो ये शुरू करने वाली है, तो बेहद दमदार खबर जो है इनके लिए आती हुई दिख रही है। पूर्वांकरा यहाँ पर भी फोकस आपको रखना होगा क्योंकि कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेटफॉर्म में IFC और IFC इमर्जिंग एशिया फंड से करीब 556 करोड़ का निवेश जो है वो ये करते हुए नजर आएंगे, तो इनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ ही डिफेंस स्पेस में भारत डायनामिक्स, BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे क्योंकि घरेलू उद्योग से रक्षा उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 27,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं उसके लिए इन्होंने अपने जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कैनरा बैंक, LIC ने QIP में करीब 6.3 करोड़ शेयर्स जो हैं वो खरीदते हुए नजर आए हैं और इस वजह से इनका जो हिस्सेदारी है 4.5% से बढ़कर अब 8.35% हो गई है बैंक में। साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहां पर नजर रखिए क्योंकि QIP के जरिए 200 करोड़ जो है अब कंपनी ने जुटा लिए है और यहां पर जो फ्लोर प्राइस के 5% के डिस्काउंट पर इश्यू प्राइस था वो तय किया गया था और इश्यू प्राइस 126 रुपए 55 पैसे प्रति शेयर जो है वो तय किया गया था। ट्रेंड यहां पर नेगेटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है जिसमें आरिसेज इंडिया फंड ने करीब 2% हिस्सेदारी बेची है और अब इनका हिस्सेदारी जो है 5.54% हो गई है। साथ ही टेलीकॉम स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आने वाले 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन है उसमें भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम के लिए करीब 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो देखना होगा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। माझगांव डॉक यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B की जो पहली शिप है उसकी बेसिन ट्रायल इन्होंने पूरे कर लिए हैं और सारे के सारे सी ट्रायल जो हैं वो अप्रैल 2021 तक पूरे होते हुए नजर आएंगे। और अंत में TVS ग्रुप स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे क्योंकि TVS इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क में CDC ग्रुप ने 40% हिस्सेदारी खरीदी है, तो 400 करोड़ रुपए जो है इंटायर TVS ग्रुप को मिलते हुए नजर आएंगे। ओके, तो एक्शन इन स्टॉक्स में भी रहेगा और कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स हैं मानसी के पास। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। NTPC से शुरुआत करेंगे। NIIF के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इनविट बनाने की कंपनी की तैयारी है। आपको बता दें खासतौर से पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बनाने का लक्ष्य बनाकर चल रही हैं और इसी के चलते जॉइंट वेंचर बनाने पर फोकस रहेगा। स्टील स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए आज क्योंकि नितिन गडकरी की स्टील कंपनीज को मुनाफाखोरी के खिलाफ चेतावनी की खबरें आती हुई दिखी हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों सीमेंट कार्टलाइजेशन पर भी नितिन गडकरी बोलते हुए दिखे थे। ठीक उसी तरह स्टील भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, इसलिए जो मुनाफाखोरी की खबरें हैं काफी सीरियस नजर आ रही हैं। पिछले 6 महीने में स्टील के दामों में 55% की बढ़त देखने को मिली है। दामों में बढ़त कई प्रोजेक्ट्स को अस्थिर बना सकती है और इसी के चलते इस मुद्दे पर नितिन गडकरी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान देने के लिए एक अपील की है। इसके अलावा बल्क डील्स है हमारे पास। बल्क डील्स में सबसे पहले BEML इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया ने 2,65,000 शेयर 847 रुपए और 63 पैसे प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। IDFC सिपदन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस ने 23 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच 2.17% हिस्सा बेचा है और अब हिस्सा जो है घटकर 7.3% होता हुआ दिखा है। मजेस्को थर्ड अल्फा LLP ने 5 लाख शेयर्स प्रमोटर राम फैमिली ट्रस्ट से 970 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। ICICI बैंक ने 2 लाख शेयर 968 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। वहीं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर भी फोकस रखना होगा। अडानी लॉजिस्टिक्स ने 11 लाख शेयर 98 रुपए और 98 पैसे प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। SH केलकर एंड कंपनी प्रमोटर केवा कंस्ट्रक्शन ने 10 लाख शेयर 115 रुपए और 74 पैसे प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। और अंत में इनसाइडर ट्रेड्स फिलाटेक्स इंडिया पर है। प्रमोटर ने 15 दिसंबर को 8 लाख शेयर्स खरीदे हैं और स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल में प्रमोटर विजया शिवरामी रेड्डी ने 16 दिसंबर को 1,80,000 शेयर्स की बिकवाली की है। बिल्कुल, तो कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं और एक बार फिर से प्रमोटर एक्शन और फंड एक्शन भी देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में।
मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले टेक्निकल स्टॉक जो है आईटी स्टॉक्स वो फोकस में रहेंगे। एल&टी टेक सीएलएसए का रेटिंग अपग्रेड आया, यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड करके भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है। 1750 से बढ़ाकर 2020 रुपये कर दिया है। 1970 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कुछ महीने में अगर आप देखें तो 2 बड़ी डील इन्होंने साइन की है, जिससे जाके आय ग्रोथ बढ़िया मेंटेन देखने को मिलेगी। और एबिट के अनुमान में भी अगर आप देखें तो अगले साल के लिए इन्होंने करीब 8% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा एचयूएल यहाँ पर भी फोकस रखिए। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2500 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2315 कल की क्लोजिंग है। हालांकि कमेंट्री ज़्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि अनुमान जितना था सुधार का ग्रोथ में उतना देखने को नहीं मिला और होम केयर सेगमेंट में अगर आप देखें तो हल्की कमजोरी देखी जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 645 के लक्ष्य के लिए। 511 जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि कोरोना पूरा जो लॉकडाउन हुआ था उससे कंपनी उभरने में काफ़ी हद तक सफल रही है। सीजी कंज्यूमर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 465 के लक्ष्य के लिए। 375 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कंपनी जो है प्रीमियमाइजेशन पर फोकस करिए, जिससे आगे जाकर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एचपीसीएल पर, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है क्रेडिट स्विस ने और लक्ष्य देखिए बढ़ाया है 180 से बढ़ाकर 242 कर दिया है। हालांकि 225 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। चलिए करते हैं शुरुआत ओपनिंग बैट्समैन के साथ। सचिन जी बताएं आपका पिक ऑफ द डे बिगुल के बाद। बताएं सचिन जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मुनाफा वसूली होनी चाहिए एंड काफ़ी सिलेक्टिव रहना है अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी भी है तो शॉर्ट के नज़रिए से मुझे लग रहा है एमजीएल इस पर्टिकुलर काउंटर को अपने रेडार पे रखना चाहिए। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा था पिछले कुछ दिनों से, यहाँ पर एक थोड़ी सी नेगेटिव मूव चल रही है। सो क्लियरली अगर हम इसका आरएसआई देखें तो वहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से एक एनगल्फिंग बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था पिछले कुछ दिनों में। वहाँ से लगातार इसमें एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बनी थी। कल के सत्र में इसने अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काट दिया है एंड उसके नीचे की क्लोजिंग दी थी। कल के सत्र में लगभग 4% का हुआ एडिशन हुआ था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हो चुके हैं काउंटर में। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अपने 20 डेमा एवरेज जो लगभग अराउंड 1005-1010 के आसपास प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वहां तक एक स्विंग जरूर बनना चाहिए। सो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी। एमजीएल इस पर्टिकुलर काउंटर में 1063 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा 1005 का। ओके, मतलब आज मैंने गलत शुरुआत कर दी क्या? सबसे पहले ही कॉल और शॉर्ट साइड पर। तो सचिन जी ने शॉर्ट की शुरुआत कर दी है आज पहली पिक के तौर पर। आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज आप अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं नजर आ रहे हैं, तो अनिल जी जिज्ञासा थी जानने की कि कहाँ हैं आज आप? एक्चुअली आज मैं ना वो एक शादी में हूँ और सूरत में हूँ, लेकिन देखिए मेरे बंसल जी में यही फ़र्क है। और अभी आपको है ना आज वीकेंड है तो सैटरडे संडे को आप बंसल जी को आराम से समझाइएगा। देखिए बंसल जी ने शादी के लिए छुट्टी ली, गए और गायब हो गए, पूरा दिन गायब। मैं शादी में आया हूँ फिर भी शो कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये मेरे में बंसल जी में बड़ा फ़र्क है। ये अब आप आगे से समझिएगा कि बंसल जी भी शादी में जाए तो अपना लैपटॉप वैपटॉप सारा तामझाम साथ में लेके जाएँ, शो कर लें और शो के बाद आराम से एंजॉय करें। लेकिन आज हम मैं चूँकि मुंबई से बाहर हूँ तो यहाँ अरेंजमेंट करके अब यहाँ से शो कर रहा हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी, ये निर्देश आप बंसल जी को नहीं दे रहे हैं, ये जितने भी पैनल पर हैं सभी को अनिल जी आपने निर्देश सवेरे पहले दे दिया है कि शादी में जाना हो तो भी शो करना होगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल। लोग आपका इंतजार करते हैं, प्यार करते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि आप उनसे रोज मिलें। जी बताएं कुणाल जी, आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए। अनिल जी देखिए, मेरी खरीदारी की राय है और जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने कल बड़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखी, टीसीएस में भी बड़ा दमदार ब्रेकआउट हुआ। मुझे
L&T टेक्नोलॉजीज में जो ब्रेकआउट कल हुआ है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है अनिल जी। हालांकि देखिए कल स्टॉक 6% भाग गया है, तो हो सकता है कि आज आपको डिप में थोड़े नीचे के लेवल्स पर मिल जाए। मेरी राय में 1930 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 1900 का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि यह स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग आईटी काउंटर है जिसमें आपको 2100 रुपए तक के लेवल्स इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट 2000 का रख लें, 1930 के आसपास खरीदें, 1900 का स्टॉप लॉस, 2000 का टारगेट। लेकिन नीचे मिलेगा क्यों, ये बड़ा सवाल है कुणाल जी, क्योंकि जब एक्सेंचर के दमदार नतीजे आए दुनिया भर में आईटी शेयरों में मजबूती है तो फिर मिलना नीचे मुश्किल है। देखते हैं अगर आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, नीचे मिल जाए तो कहना ही क्या। आइए वागले साहब, सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आपने सही कहा, आईटी शेयर में स्ट्रेंथ दिखती है और कल के चार्ट के बेसिस पे टीसीएस सबसे अच्छा पैटर्न बना है। जो आवरली चार्ट में आखिरी 1 घंटे में हमने कल बीटीएसटी के तौर पे भी लास्ट 10-15 मिनट में कवर किया था, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। टीसीएस 2838 का बंद है, 2820 का स्टॉप लॉस है और 2889 का टारगेट है। मुझे लगता है आज के दिन में आना चाहिए। ओके, 2820 के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी टीसीएस में भी। ये राय है वागले साहब की तरफ से आती हुई। आइए बंसल जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका शेयर पिक ऑफ द डे, कैश या फ्यूचर? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मेरा तो पिक ऑफ द डे जो है कैश का है, बट एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा अनिल जी, 2 दिन पहले जब स्वाति जी ने वो बीएमएल कवर करा था तो अनिल जी मैंने बड़े वाले टारगेट दिए थे, 980 के बड़े वाले टारगेट दिए थे, और कल दीपांशु ने जब पूछा था अनिल जी तब भी वही टारगेट दोहराए थे और बोला था कि छोटे टारगेट के लिए बाइंग नहीं करनी है। अब तो एक बड़ी बाइंग भी हो गई अनिल जी। तो देखिए सब छोटे बड़े सब लोग अनिल जी जी बिजनेस देख रहे हैं, तो इसकी अनिल जी काफी समय बाद आपको हार्दिक शुभकामनाएं अनिल जी, एंटायर जी बिजनेस की टीम को। नहीं चलिए बढ़िया है बंसल जी के ये लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि डाइवेस्टमेंट से जुड़ी हुई और डीपम से जुड़ी हुई तो तमाम खबरें सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देखते ही हैं। डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो आपको पहले मिल ही जाती है। धन्यवाद बंसल जी, और आपकी ये तारीफ में स्वाति तक पहुंचवा ही दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और बताएं सर आज का आपका शेयर। अनिल जी आज का मेरा शेयर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अनिल जी एयू स्मॉल फाइनेंस को खरीदते हैं 916, 916 का स्टॉप लॉस है, 985, 985 के टारगेट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे खरीदारी की राय है। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी करने की राय इस वक्त आपके लिए आती हुई बंसल जी की तरफ से। शुभम जी भी हमारे साथ तैयार है। शुभम जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का मुझे लगता है कि कंसेंसस ट्रेड आईटी है, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो मेरा भी पिक आईटी पैक में से ही है और मुझे लगता है कि आज टेक महिंद्रा पे एक अच्छा रैली बनता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम पूरे सेक्टर को देखें तो पूरा सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद। और टेक महिंद्रा में भी पिछले कुछ दिनों से हालांकि बहुत ज़्यादा प्राइस एक्टिविटी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब ये जो पूरा कंसोलिडेशन था वो मैच्योर हो चुका है और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखेगा। तो टेक महिंद्रा का 950 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, जो 18 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था, उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 26 रुपये का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 14 रुपये पे। तो टेक महिंद्रा पे खरीदारी की राय। ओके, टेक महिंद्रा खरीदे, 950 वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदने की राय है। 14 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 930 के आसपास बंद हुआ था। आइए सिद्धार्थ सेदानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी आपके तो आईटी शेयर बड़े फेवरेट रहे हैं और आपने लगातार रिकमेंड किए हैं। आज भी आपका पिक ऑफ द डे कोई आईटी शेयर ही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप मन की बात पढ़ लेते हैं अनिल जी, यही मैं कह सकता हूँ। बट एक चीज और ऐड करूंगा कि आज आईटी में डबल धमाका है, और डबल धमाका इसीलिए है, एक पुराना के साथ एक नया शेयर लाया हूं। पुराना वो है HCL टेक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म की कंपनी, नए क्लाइंट एडिशन, 930 रुपए का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ इन्फोसिस को हमने नया स्टॉक अभी इंट्रोड्यूस किया है हमारे पोर्टफोलियोज में, टारगेट होगा 1385 का, 1385 का। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इन्फोसिस में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है,
ये बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है इन्फोसिस को। और जैसे हम जानते हैं एक्सेंचर की जो गाइडेंस बढ़ी है 4 to 6%, 2.5% के सामने, ये फायदा पूरे सेक्टर को मिलेगा। तो एक नया एक पुराना, इन्फोसिस 1385, HCL टेक 930। ओके, तो ये है आपके लिए HCL टेक। ये पसंद हो तो ये खरीदिए, आपको जो अच्छा लगे खरीदिए जरूर। ये है राय इस वक्त सिद्धार्थ जी की तरफ से। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स पे ही मोमेंटम है। मेरा भी पिक आईटी स्टॉक्स में से ही है, और जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया देख रहा है, जिसमें कल मोमेंटम देखने को मिला, वो टीसीएस है अनिल जी। टीसीएस के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। टीसीएस यहां से 2900 से लेके 2950 तक का मूव जल्दी ही दिखाएगा। तो 2800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के टीसीएस में खरीदारी करें। कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग पोजीशंस बनाए और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। और यहां से ऊपर में 2900 से 2950 तक का मूव जल्दी ही टीसीएस में देखने को मिल सकता है। तो आईटी स्टॉक्स पे नजर रखें। आईटी स्टॉक्स यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में, और आज या कल में भी एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। चलिए, तो टीसीएस में खरीदारी करने की राय है यहाँ पर वागले साहब की तरफ से भी और सुमित जी की तरफ से भी। दोनों के टारगेट्स भी लगभग मिलते जुलते। आइए डिफेंस शेयरों पर एक राय ली जाए। फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने 27,000 करोड़ के ऑर्डर्स को मंजूरी दे दी है, और ये मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। कल डिफेंस वाली कंपनियों में BEL में आपने एक्शन देखा, जबरदस्त 10% भागा। BEL में एक्शन देखा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कल हमने रिकमेंड भी किया था कल के 2000 में, और बाकी ढेर सारी कंपनियां। सिद्धार्थ जी, बताना है आपको, क्या खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, BEL इत्यादि जो कंपनियां हैं, L&T, भारत फोर्ज, ये सारी कंपनियां डिफेंस में प्राइवेट स्पेस में हैं। बट आज जो कंपनी मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन कर सकता है, और जो एक अंडर परफॉर्मर और कंसोलिडेशन फेज से अब निकला है, वो है मिधानी, मिश्र धातु। मिश्र धातु डिफेंस में बहुत बड़ा सप्लाई करता है, मोनोपोली बिजनेस है, अलॉयज में, स्पेशल अलॉयज में, साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बना रही है डिफेंस के लिए। तो मिधानी, मिश्र धातु भी एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है। 256 हमारा इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। मिश्र धातु निगम मिधानी यहां पर करें खरीदारी। मिधानी का नाम आते ही मुझे ना जैन साहब बहुत याद आ जाते हैं, तो जैन साहब का फेवरेट शेयर मिधानी, और यही फेवरेट शेयर है सिद्धार्थ जी का भी। खरीदारी करने की राय है इस वक्त। आइए एक और स्टॉक है जो बड़े एक्शन में। सुमित जी, इसके चार्ट देखिए। स्पाइस जेट नई 30 उड़ानें घरेलू रूट पर ये शुरू करने जा रहे हैं। बताइए, स्पाइस जेट के चार्ट में दम है, 100 के पार तो निकल कर टिक गया है जी। स्पाइस जेट वैसे ही एकदम स्पाइसी हो रखा है, और स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा वन वे मूव देखने को मिल रहा है। 50 के लेवल से स्टॉक पिछले 1 महीने के अंदर डबल हो चुका है, और अभी तक चार्ट्स के ऊपर ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे जिसको देख के ऐसा लगे कि कोई खास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। छोटे मोटे डिप जरूर देखने को मिल सकते हैं, उसमें खरीदारी करें। ऊपर में 107, 108 का लेवल टूटने के बाद 115 से 120 रुपए तक का मूव स्पाइस जेट में जल्दी देखने को मिल सकता है। यानी 10 से 15% का मूव के लिए अभी भी स्पाइस जेट में यहाँ पे जगह है, तो स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। और नीचे में जो स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 94-95 रुपए के आसपास है, तो 94-95 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर फ्रेश खरीदारी बनती है। 107 से 108 की इमीडिएट टारगेट, और फिर 115 रुपए तक के लेवल स्पाइस जेट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त राय स्पाइस जेट पर आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखिए, और वो है पूर्वांकरा। जरा कुणाल जी, इसके चार्ट्स देखिए। पूर्वांकरा के लिए खबर है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के इनके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें IFC की तरफ से 556 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी। चार्ट्स पे मजबूत है क्या रियल एस्टेट शेयर? सब भाग तो रहे हैं। अनिल जी देखिए, निचले स्तरों पर एक बड़ा दमदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, और उसके बाद कुछ तेजी भी हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखी। लेकिन अनिल जी एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है चार्ट पर लगभग 78 रुपए से 80 रुपए के बीच में, और ये 78 से 80 की रेजिस्टेंस मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है। तो जब तक देखिए 78-80 की इस रेजिस्टेंस को पार न कर ले डिसाइसिवली, तब तक नई खरीदारी का औचित्य नहीं है। जिनके पास पोजीशन है 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 80 पार हो जाने के बाद 100 रुपए तक की तेजी बनेगी, तब खरीदारी की राय देंगे। 80 पार होने के बाद बनाएंगे मूड, अभी नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एक स्टॉक गोदरेज एग्रोवेट, सिद्धार्थ जी राय आपको देनी है। मेरे ख्याल से आपके कवरेज में भी राय, पहले भी आप राय दे चुके, अगर मुझे अच्छे से याद है तो। पाम ऑयल
के प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माफ़ कीजिएगा, पाम ऑयल के एग्रीकल्चर के लिए इन्हें तेलंगाना सरकार से 28,164 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित हुई है। तो हम काफ़ी पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हाल ही में ड्यूटी वगैरह भी बढ़ाई गई थी क्योंकि बड़ी डंपिंग हो रही है। अब ये यहीं पर बनाना शुरू करेंगे, इसके लिए खेती की जाएगी। ज़मीन मिल चुकी है। गोदरेज एग्रोवेट मजबूत शेयर गोदरेज ग्रुप का, और यहाँ पर प्रमोटर्स लगातार स्टेक बढ़ा भी रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। आपको पसंद है सर? देखिए सर, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में जो एग्रीकल्चर में हो वो एकमात्र कंपनी मुझे गोदरेज एग्रोवेट ही लगती है, और सबसे बेहतरीन कंपनी, पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, बिजनेस स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, बेहतरीन कंपनी है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये खबर है ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव और कारगर साबित होगी कंपनी के लिए। साथ ही साथ दूसरी एग्रोकेमिकल कंपनियां भी बहुत पॉजिटिव होगी। ओके, ये है आपके लिए राय गोदरेज एग्रोवेट पर आती हुई। परफेक्ट, बेहतरीन मजबूत कंपनी, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है, वो है राणे होल्डिंग, और यहाँ पर भी आप शुभम जी जरा इसके चार्ट देखिए। यहाँ पर प्रमोटर्स को 25,50,000 वारंट्स इशू हुए हैं 235 रुपये 50 पैसे के दाम पर। कल स्टॉक में बढ़िया एक्शन भी दिखा था राणे होल्डिंग्स। राणे मद्रास में इन्होंने ये खरीदे हैं वारंट्स। तो राणे मद्रास की होल्डिंग कंपनी है, तो राणे मद्रास में ये स्टेक बढ़ाना चाहते हैं वारंट्स के जरिए। 18 महीनों में ये वारंट्स इन्हें कन्वर्ट करने होंगे। तो राणे होल्डिंग के चार्ट देखिए, बताएं सर क्या है इस पर व्यू आपका? अनिल जी, कल अगर स्टॉक में देखें तो काफ़ी अच्छा रैली, ऑलमोस्ट 15% का इसमें देखने को मिला है। तो इवन दो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो मुझे लगता है अभी भी पॉजिटिव है, और 700 तक के यहाँ पे लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। तो अगर ट्रेड है तो बने रहना चाहिए, लेकिन अगर फ्रेश ट्रेड के बारे में हम सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि कल के रैली के बाद अगर कोई पुल बैक मिला तभी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा। तो 620 या उसके अगर नीचे मिलता है तब खरीदने की राय होगी, और एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 595 पे। और अगर इसको थोड़ा समय दें हम 1-1.5 हफ्ते का, तो मुझे लगता है कि 700 तक के यहाँ पे लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। तो पुल बैक पे खरीदने की राय होगी राणे होल्डिंग्स पे। खरीदारी करिए। कल 15% का उछाल ऑलरेडी आ गया, पर खबर पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है।